अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आज जिगर आखिरी टॉपिक है इसका, न्यूरो एनाटमी का। फिर न्यूरो एनाटमी सारी कवर हो जाएगी। टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है करना ज़रूर है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम है टॉपिक। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम का अगर ओवरऑल कोई पूछे कि भाई फंक्शन क्या है लिम्बिक सिस्टम का, तो लिम्बिक सिस्टम के 4 मेन फंक्शन हैं। सबसे पहली बात कि तुझे मैंने बताया था कि ऑल्फेक्शन एक वाहिद सेंस है जो किसी जो थैलेमस में रिले नहीं करती। तो ये ऑल्फेक्शन की सेंस है ना, ये लिम्बिक सिस्टम से इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो एक तो इसका ऑल्फेक्शन की सेंस के साथ कनेक्शन है। ठीक है, वो किस तरह के, ये आपकी मेमोरी बनाता है। फॉर एग्जांपल कहीं किसी जगह की कोई ऐसी स्मेल होती है जो आपकी वो मेमोरी में रह जाती है, तो ये बेसिकली स्मेल की मेमोरी बनाने में हेल्प करता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो एक तो इसका ये रोल है। दूसरा इसका रोल है सेक्सुअल ड्राइव में हेल्प करता है। तीसरा इसका रोल है, सबको पता है, जो कि लर्निंग और मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और चौथा इसका जो रोल है वो है बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल करना। तो ये इसके 4 रोल हैं: बिहेवियर, इमोशंस को कंट्रोल करना, सेक्सुअल ड्राइव को कंट्रोल करना, लर्निंग में हेल्प करना, और सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करना। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि भाई हिप्पोकैम्पल, एक एक होता है लिम्बिक सिस्टम और एक होता है हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, इन दोनों में फ़र्क है। जो हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन है उसके अंदर हिप्पोकैम्पस आ जाता है, और सिंगुलेट जाइरस और डेंटेट जाइरस, ये 2 हिस्से, और एक चीज़ होता है एंटोराइनल कॉर्टेक्स, यानी कि इसके अराउंड जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया, उसको, ये सब को मिला के हम कहते हैं हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। लेकिन अगर कोई पूछे कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, तो लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन पूरा, उसके अलावा मैजिडेला, उसके अलावा मेमोरी बॉडीज़, और ये सारा कुछ मिला के तो उसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ये जो हिप्पोकैम्पस है ना, ये पड़ा किधर है? ये पड़ा हुआ है जो आपका जो लैटरल वेंट्रिकल का, मैंने बताओ, 3 हॉर्न्स होते हैं। एक पोस्टीरियर हॉर्न होता है ऑक्सीपिटल लोब में, एक सुपीरियर एंटीरियर हॉर्न होता है फ्रंटल लोब में, और एक इंफीरियर हॉर्न होता है लैटरल वेंट्रिकल का, उसमें टेम्पोरल लोब में, और एक बॉडी होती है पैराइटल लोब में। तो जो इंफीरियर हॉर्न है ना, जो टेम्पोरल लोब में, उसके फ्लोर में पड़ा होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है ना, मीडियल टू द टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब की मीडियल साइड पे जो उसका इंफीरियर हॉर्न है, उसके फ्लोर में पड़ा होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है ना, तो एक तो ये इसकी जगह पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये पता होनी चाहिए कि हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये एलो कॉर्टेक्स है, नियो कॉर्टेक्स नहीं है। ठीक है, अब इसका एक सर्किट है जो ये सर्किट बनाता है, जिस इस सर्किटरी के थ्रू ये मेमोरीज को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में स्टोर करता है, और उस सर्किट को हम कहते हैं पेपिज सर्किट। ठीक है, वो सर्किट बस ये जो डायग्राम बनी हुई है कैप्लन में 395 पे, ये एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, इसको माइंड में रखना है। हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, हिप्पोकैम्पस से इन्फॉर्मेशन पहले जाती है फोनिक्स के थ्रू। हिप्पोकैम्पस का एक पूरा पार्ट होता है फोनिक्स, उसके थ्रू आगे मेमोरी बॉडीज़ में जाती है। मेमोरी बॉडीज से जाती है थैलेमस के इंटीरियर न्यूक्लियस में, और वहाँ से जाती है सिंगुलेट जाइरस। सिंगुलेट जाइरस देख ले डायग्राम में कौन सा है, सिंगुलर जाइरस में। और सिंगुलर जाइरस से वापस हिप्पोकैम्पस, ये इन्फॉर्मेशन यूँ स्टोर करने का एक तरीका है इस हिप्पोकैम्पस का। ठीक है, इस पूरे लिम्बिक सिस्टम का। तो इस पेपिस सर्किट को बस याद कर ले, वैसे कोई सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बस माइंड में रख ले। जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना याद करने वाली, वो इसका क्लिनिकल है। वो क्या है कि एंटोग्रेड एमनीसिया क्या होता है। ठीक है, एंटोग्रेड एमनीसिया ये होता है कि पेशेंट को अपनी पुरानी मेमोरी तो सब याद है, ट्रोमा होने से पहले वाली सारी मेमोरी याद है कि बचपन में क्या हुआ था और ऑल दैट सब कुछ, लेकिन ट्रोमा होने के बाद अब वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यानी कि कोई टेलीफोन नंबर नहीं याद कर सकता, कोई इन्फॉर्मेशन जो पढ़ा है उसको भूल जाएगा, कोई नया बंदा जो किसी से मिला है तो वो उसको याद नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये एंटोग्रेड एमनीसिया है।
ठीक है। और ये अक्सर बेंजोडाइज़ेपिन्स लेने से भी हो जाती है, ठीक है, एंटोग्रेड एमनीसिया। तो एंटोग्रेड एमनीसिया का पता होना चाहिए, और ये कब होता है, जब टेम्पोरल लोब के मीडियल साइड पर डैमेज हो, यानी कि हिप्पोकैम्पस के ऊपर डैमेज होना, तब होता है एंटोग्रेड एमनीसिया। दूसरी चीज़ होती है रिट्रोग्रेड एमनीसिया, और वो ये होता है कि वो लेस कॉमन है, और वो ये होता है कि बंदे को अपना पिछला भूल ही जाता है कि वो था कौन, वो आया कहाँ से है, वो है कौन, किसका औलाद है, वो ये सब कुछ ही भूल जाता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ वर्निकीज कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट चीज़ है, थायमिन डेफिशिएंसी, विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है अल्कोहलिज्म में, उसके अंदर डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस और मेमिलरी बॉडीज डैमेज होती हैं, ये पता होना चाहिए। फिर एक और होता है क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम। क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम जो है ना, वो क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम ये है कि अगर बायलिटरल इमेजिडेला डैमेज हो जाए, तो उसके अंदर पेशेंट जो है ना उसका क्या बिहेवियर हो जाता है, एक तो उसका मूड डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल फ्लैसिड मूड हो जाता है। दूसरी बात, उसकी साइकिक ब्लाइंडनेस होती है। साइकिक ब्लाइंडनेस का मतलब है कि चीज़ उसके सामने भी होगी लेकिन वो उस तरह रिएक्ट नहीं करेगा जैसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एकदम से पेशेंट के सामने सांप आ जाए तो आप उसको डरना चाहिए, लेकिन वो नहीं डरेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा रहेगा, उससे फील ही नहीं होगा कि कोई चीज़ आ गई है। ये इसे कहते हैं साइकिक ब्लाइंडनेस, ठीक है। या कोई बहुत पुराना दोस्त आ गया है तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं, उसी तरह बैठा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इस पेशेंट में साथ हाइपर सेक्सुअलिटी होती है, और ओरल बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हर चीज़ उठा के मुंह में डालने की आदत होती है, और हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर हो जाता है, और हाइपरफेजिया भी साथ, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इसको कहते हैं क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम, और ये बायलैटरल इमेजिडेला के डैमेज होने से होता है। इसी तरह जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि एज रिलेटेड है, विद एज जो है वो हिप्पोकैम्पस का और टेम्पोरल लोब का जो है वो डिजेनरेशन होती है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाती है, जिसमें पेशेंट को जो है वो डेमेंशिया हो जाता है, ठीक है। अब इस लिम्बिक सिस्टम में तो करने वाला सिर्फ यही है। इसके अलावा जो मैं तुझे बताने लगा हूँ वो है डोपामिनर्जिक पाथवेज। इससे एमसीक्यू आता है, ठीक है। 4 किस्म के डोपामिनर्जिक पाथवेज हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो कि डोपामिन रिलीज कर रहे हैं, और उनके ब्लॉकेज से मुख्तलिफ काम होता है। और ये जो डोपामिनर्जिक पाथवे है, ये मुख्तलिफ साइकेट्रिक एंटी साइकोटिक ड्रग्स से ना ब्लॉक हो सकता है, ये डोपामिनर्जिक पाथवे, ठीक है। अब वो 4 डोपामिनर्जिक पाथवे क्या हैं? एक होता है मीसोकॉर्टिकल पाथवे, एक होता है मीसोलिम्बिक पाथवे, एक होता है निग्रोस्ट्राइटल पाथवे, और एक होता है ट्यूबलो इनफंडिबुलर पाथवे, ठीक है। अब मीसोकॉर्टिकल और मीसोलिम्बिक जो है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक जो है वो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, यानी कि एक आपके अंदर काम करने का एक वो मतलब इंथुजियाज्म बढ़ा रहा है, मतलब एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। दूसरा जो है वो एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, यानी कि एक पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ाता है और दूसरा नेगेटिव बिहेवियर बढ़ाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं जैसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो वो मीसोकॉर्टिकल के एक्टिवेट होने से होता है, कोई बहुत ज़्यादा सैड हो गया तो वो मीसोलिम्बिक के एक्टिवेट होने से होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये चारों पाथवेज जो है ना, ये डोपामिन रिलीज कर रहे हैं। उसके अलावा जो तीसरा पाथवे है नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे, ये नाइग्रोस्ट्राइटल नाम से ही पता चल गया कि ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ कनेक्टेड है, मिड ब्रेन का। और मिड ब्रेन सब्सटेंशिया नाइग्रा में डोपामिन जो रिलीज हो रही है वो बेसिकली वो वही पाथवे है जहाँ पे जो डैमेज हो जाए तो पार्किंसनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली यूएमसीक्यू पूछ सकते हैं कि पार्किंसनिज्म इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ, नीचे ऑप्शन दिया होगा मीसोकॉर्टिकल पाथवे, मीसोलिम्बिक पाथवे, निग्रोस्ट्राइटल पाथवे या ट्यूबुलो इनफंडिबुलर पाथवे, ठीक है। तो तुझे पता होगा कि निग्रोस्ट्राइटल पाथवे, तो निग्रोस्ट्राइटल जो है ये सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ मिड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और इसके डैमेज होने से या इसके काम ना करने से जो है वो पार्किंसनिज्म होता है। जो चौथा पाथवे है वो होता है ट्यूबुलो इनफंडिबुलर पाथवे। ट्यूबुलो इनफंडिबुलर पाथवे जो है, ये वो पाथवे है कि तुझे पता है जो डोपामीन जो है ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी है, ठीक है। प्रोलैक्टिन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है डोपामीन, ठीक है, इनहिबिटरी है प्रोलैक्टिन के लिए। तो ये बेसिकली ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से, उसको इनहिबिट करता है, और ये हाइपोथैलेमस से आता है इनफंडिबुलम के थ्रू, इसलिए इसको कहते हैं ट्यूबुलो इनफंडिबुलर पाथवे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में इस तरह पूछा जाता है कि अगर ट्यूबुलो इनफंडिबुलर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, तो आंसर नीचे होता है प्रोलैक्टिनोमा होगा। बस ये याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है बस।